लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर पार्ट। एग्रीकल्चर पॉलिसीज हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन में। सो एग्रीकल्चर पॉलिसी में अगला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि अगर आपके एग्रीकल्चर आउटपुट की जो मार्केट में सप्लाई है वो बहुत एक्सीड कर जाती है विद द प्रेजेंट डिमांड, व्हाट विल हैपन इन द मार्केट? मार्केट विल हैव सरप्लस। और सरप्लस के केस में क्या होता है? प्राइस कम हो जाता है। इस चीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। मतलब जब बहुत ज्यादा खेती होती है तो किसान खुश नहीं होता, उल्टा वो दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि सरप्लस की वजह से अब उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्राइस उसको कम मिलेगा। तो हो सकता है कि भाई उसकी जो कॉस्टिंग है इट इज ₹10 पर क्विंटल, बट मार्केट में उसको जो प्राइस ऑफर हो रहा है इट इज जस्ट ₹9। मतलब जितनी उसकी कॉस्टिंग थी उससे भी कहीं कम। अब उससे अगर कम मिल रहा है तो ही विल सफर व्हाट? लॉस। और इस लॉस के चक्कर में द फार्मर विल कमिट सुसाइड। तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया मरो मत, हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ₹15 क्विंटल से कम में बिक रहा है तो मत बेचो, आओ हमारे पास बेच दो। इज दैट क्लियर? और अगर आपको रेम्युनरेटिव प्राइस मिल रहा है तो जाइए आप बाजार में बेच लीजिए। दिस इज द होल थ्योरी ऑफ पॉलिसी एंड द नीड फॉर फिक्सेशन ऑफ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझ में आ गया क्या? एक्सपोर्ट कर सकते हैं बट एक्सपोर्ट की उतनी अपॉर्चुनिटी बेचारे फार्मर को कहां पता होगी, वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है। फार्मर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन है। हैड दे बीन एजुकेटेड तो वो इन सब चंगुलों में फंसते ही ना कभी। गॉट इट क्लियर? क्या? हाँ, धरने के लिए आते हो, किसान नहीं आता। वो जो बिचौलिए होते हैं वो आते हैं क्योंकि उनकी दुकानदारी चौपट होती है ना। गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर बिल लेके आ रही तो उसमें यही लिखा था कि फार्मर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसी को भी किसी भी प्राइस में बेच सकता है। तो जो गांव वगैरह के बिचौलिए थे अभी तक तो कंपलसरली उन्हीं को बेचना पड़ता था, अब वो अलाउड नहीं कर रहे थे। इसलिए वो जो धरना प्रदर्शन न्यू दिल्ली बॉर्डर पे चल रहा था किसानों का नहीं था। किसान तो बेचारा खेती कर रहा है, वो धरना प्रदर्शन ये दलित लोग कर रहे थे। तो ये डेटा आपको रखना पड़ेगा। 31 मार्च 2021 को ऐसी 25 कमोडिटीज थी जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने एमएसपी प्राइस फिक्स कर दी, और ज्यादातर इसमें वीट और पैडी हुआ करते थे। समझ में आ गया? काम किया इसलिए जाता था ताकि एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे अगर प्राइस गिरने पे फार्मर को नुकसान होगा तो वो नुकसान गवर्नमेंट झेलेगी, फार्मर नहीं झेलेगा। समझ में आ गया? तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस आर द प्राइसेस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस द नीडेड क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन। अब गवर्नमेंट मतलब मोदी जी खुद नहीं आएंगे, एफसीआई खरीदेगा। कौन खरीदेगा? एफसीआई। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ताकि जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जहां पे वो जो राशन पानी मिलता है ना गरीब लोगों को, बीपीएल वालों को, वहां पे भी किसी चीज की कमी ना हो। और जनरली प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होती है बच्चों, वो थोड़ी सी बढ़ा के रखी जाती है बाजार के भाव से, क्योंकि बाजार का भाव तो कम था। और अगर बाजार में ही अच्छा प्राइस मिल रहा है, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट को बेचेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? बिल्कुल नहीं बेचेगा। समझ गए? समझ में आ गया? और क्यों हम ये काम करते थे? ताकि हमारे फार्मर्स को एक अच्छा इंसेंटिव मिले और वो सुसाइड या इस तरह की इमोरल एक्टिविटीज बिल्कुल भी ना करें। लॉजिक वेंट वेल? मार्क कर ली चीजें जो इंपॉर्टेंट थी। चलिए, इनपुट सब्सिडी टू एग्रीकल्चर, यहां पे बड़ी कहानी है। फार्मर को ₹10,000 का जो फर्टिलाइजर है गवर्नमेंट चाहती है कि ₹2,000 मिल जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उससे कहती है कि तुम फर्टिलाइजर ₹2,000 में हमसे ले लो। अब होता क्या है कि फार्मर के नाम पे जो रिच फार्मर्स होते हैं, मतलब मैं जब फार्मर की बात करता हूं तो गरीब फार्मर की बात करता हूं, जो गांव के रईस लोग होते हैं जो फार्मिंग कहीं नहीं भी कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, वो इन फार्मर्स के नाम पे ढेर सारा एग्रीकल्चरल इनपुट सस्ते दाम पे खरीद के दूसरी जगह महंगे में बेच देते थे। तो यहाँ पे 10,000 का फर्टिलाइजर कितने मिला? 2,000। फार्मर ने बोला मेरे को 5 किलो दे दो। इज दैट क्लियर? फार्मर की जरूरत तो 3 किलो की है, बाकी 2 किलो फार्मर के नाम पे सस्ता खरीदा। जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता होगा, ठीक है, और जो हलवाई है उसको लेना है कमर्शियल कलेक्शन ब्लू वाला सिलेंडर जिसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। आपका सिलेंडर 800 के रुपए के आसपास होता है, वो वाला सिलेंडर 1600-1700 का है। तो हलवाई आपके पापा से बोले भाई आपके घर में 4 कनेक्शन है, आपका तो एक ही कनेक्शन में काम हो जाता है, 3 कनेक्शन में 12 सिलेंडर के हिसाब से 36 सरप्लस है, हमको दिलवा दिया करिए।
तो वो अल्टीमेटली सस्ता सिलेंडर खरीद रहा है कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जो कि अलाउड नहीं है। तो वही यहां पे भी लोग करते थे, गवर्नमेंट सस्ते में देती थी फर्टिलाइजर, फार्मर अपने लिए तो कम लेता था और बेचने के लिए दूसरे लोगों को ज्यादा दिलवाता था। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया डीपीटी सिस्टम, क्या, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप फार्मर हैं, आपके नाम पे अगर 5 किलो कोई फर्टिलाइजर लेके जा रहा है, तो हम आपसे पहले तो 10,000 लेंगे, बाद में 8,000 रुपए की 5 जगह 40,000 की सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो अगर किसी और के नाम पे भी ये जा रहा है तो सब्सिडी तो आप ही को मिलेगी, दूसरे को मिलेगी नहीं। तो सर वो कैश विड्रॉ करके किसी को देगा नहीं। मोदी जी इतना बोल दिए हैं, फार्मर इंटेलिजेंट हो गया है, तो वो किसी और के लिए नहीं खरीदेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो किस किस चीज के लिए सब्सिडी मिलती थी भाई? हेडिंग लिख दी सबने? इरिगेशन के लिए मिलती थी, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, और पावर सप्लाई के लिए। इसलिए इनको चीजें सस्ते में दी जाती थी, बिकॉज ये गरीब हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव इन सबका बर्डन अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, why various subsidies such as seed, fertilizer, power was offered to farmers due to their low income profile, due to their poor profit earning, due to lack of necessary capital with them। मल्टीपल चीजें आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया भाई? तो अल्टीमेटली इससे हेल्प क्या होगी इनकी? जब चीजें सस्ती मिलेंगी तो एग्रीकल्चर आउटपुट को रेम्यूनरेटिव प्राइस पे बेचकर दे विल बी एबल टू अर्न हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। खोपड़े में बात गई? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। फूड सिक्योरिटी सिस्टम ये क्या होता है? पहले हर पर्सन जिसके पास हमारे देश में वो येलो कलर की राशन कार्ड वाली बुक होती थी ना, उसको सस्ते में चीनी, गेहूं ये सब मिलता था। लोग हिंदुस्तान के बड़े कलाकार हैं। 2 रुपए किलो में वहां शुगर मिल रही है, और 25 किलो शुगर लोग ले आए और अपनी परचून की दुकान पे 30 रुपए में बेचनी स्टार्ट कर दिए 1 किलो। और वहां पे किस प्राइस में मिल रही है? 2 रुपए किलो में। साफ साफ 28 रुपए का प्रॉफिट। गवर्नमेंट कह रही भाई ये तो गरीब लोगों के लिए है, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रीनेम कर दिया और इसका नाम रख दिया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिर्फ उन लोगों को यहां से गेहूं, आटा और ये सब चीजें सस्ते मिलेंगी हु फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं उनको ऐसी चीजें फ्री नहीं मिलेंगी। तो राशन कार्ड मेरा भी आपका भी होगा, बट हमें इन दुकानों में जाकर सामान लेने की परमिशन नहीं है, मिलेगी ही नहीं बेसिकली। समझ में आ गया? सर क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपका राशन कार्ड आपके आधार कार्ड से अब लिंक्ड है, पैन से भी लिंक्ड है, हर चीज से वो लिंक्ड है। जब गवर्नमेंट देख रही है कि भाई आप एकदम वेल ऑफ पर्सन है, आप महंगे में चीजें खरीद सकते हैं, तो जब आप अपना राशन कार्ड लेकर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे जाएंगे, वो देखेगा लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं है और आपको सस्ता राशन नहीं देगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो लिखा है ना, पर्टिकुलरली टू पुअर पीपल, तो यहाँ पे पुअर पीपल कौन है? बिलो पॉवर्टी लाइन। समझ गए? समझ गए भाई? कोई क्वेरी तो नहीं किसी की? सो यहाँ पे ये डेटा लर्न कर लीजिए। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं, और 5.33 फेयर प्राइस शॉप थी जहां पे 23 करोड़ लोगों को 2019 तक राशन सस्ते में दिया जाता था थ्रू 5.33 लाख सरकारी सस्ते गल्ले की राशन की दुकान टू 23 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स। अब सरकार का यहां मैं कैच बताता हूं आपको। 2021 में फिर से सेंसस होना था, पता लगता कि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कितने गरीब हैं, कितने गरीब नहीं हैं, कितने पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं और कितने पॉवर्टी लाइन के नीचे। सरकार भी चतुर निकल गई, जानबूझ के डेटा नहीं बनवा रही है, क्योंकि अगर गरीब लोग ज्यादा नजर आ गए तो पूरे दुनिया में थूथू हो जाएगी। ये तो इतना बोलते हैं देश तरक्की कर रहा है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है इंडिया में, बट उसका रिकॉर्ड हमारे पास कोई है ही नहीं। हम सिर्फ न्यूज चैनल पे आके वाहवाही कर रहे हैं। समझ में आ गया? अंदर से खोखले हैं काफी लोग। समझ में आ गई बात? रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, आपका एक चैप्टर एम्प्लॉयमेंट है, उसमें आपको इस तरह के ढेर सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे बच्चों। तो हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था, वहां पे तो हमने गरीबी, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में काम किया, बट जब तक गांव के लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा और कोई अदर देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी काम ना दिया जाए, तब तक क्या उनकी इनकम बढ़ेगी? नो। तो ये बातें सोचते सोचते लगभग 20 साल हो गए, और 1970s में सोचा गया 4th 5 ईयर प्लान में कि भाई कैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए।
जवाहर रोजगार योजना, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ऐसी मल्टीपल योजनाएं चल रही हैं, आजकल भी चलती हैं। तो रूरल एरिया में भी है, अर्बन में भी है। गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देती है 50,000 का। आपको छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर लीजिए, लोन का रीपेमेंट अगर आपने टाइम पे कर दिया, अब आपको 1 लाख का लोन मिल जाएगा 1 साल के लिए। वो 1 साल में टाइम पे कर दिया, अब 2 लाख का लोन मिल जाएगा। आप सॉल्वेंसी ऑफ रीपेमेंट प्रूव करते जाइए, लोन का अमाउंट बढ़ता रहेगा, और एक दिन आप 10 लाख के लोन से बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स उस जमाने में दिए जाते थे। तो हेडिंग लिख दीजिए रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और ये कब हमने टारगेट स्टार्ट किया अचीव करना? इन द 4th 5 year प्लान चिल्ड्रन। सुनाई पड़ गई बात? क्यों किया गया था भाई? सबसे पहली चीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए, एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करने के लिए। मतलब लोग अपना भी बिजनेस करें, अपने साथ 4 लोगों को और लगा लें और उनको नौकरी दें, दैट इज वेजेस दें। सुनाई पड़ गई बात? इन प्रोग्राम्स की लिस्ट शायद आपकी बुक में होगी, नहीं तो अगले चैप्टर में आपको मिल जाएगी। प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसका नाम, ये 3 चीजें रट लीजिएगा। ठीक? काव्या जी मार्क कर लिया? सबने मार्क कर लिया, लिख लिया जिनके पास बुक नहीं है? चलिए, यस सर। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दिखा सकता हूँ, ये आपको नजर आ रहे होंगे बच्चों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, तो 1970s मैंने बोला था ना 4th 5 year प्लान। अब मेरा पूरा को डेट मेरे को पूरी याद नहीं थी, पहला प्लान कब बना भाई? 51-52, 5 साल का था, तो 70 के आसपास ही होगा। हाँ, बीच में 1-2 प्लान 1-1 साल के लिए कटे पिटे थे, जब वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। रीडिजाइन किया गया 99-2000 में। सर ये क्यों बताया जा रहा है हमको? आप क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? पोस्ट लिबरलाइजेशन। ओके, तो ऐसे प्रोग्राम्स आपके सामने आ गए। पहला प्रोग्राम था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। सेकंड वाज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज, सॉरी, स्वरोजगार, स्वरोजगार है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा मनरेगा, मतलब मन रहेगा तो नौकरी है, नहीं तो नहीं करेंगे। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस गारंटी एक्ट कानून था, उसके तहत स्कीम बनी, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम। 100 दिन के लिए हर गांव के इंसान को 100 रुपए का एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पे गांव के सरपंच खेल कर गए, अर्जी फर्जी लोगों का नाम रजिस्टर करा दिया, 100-100 रुपए गवर्नमेंट से मिलने लग गया, 20-20 उनको देते थे बिना काम करने का, 80 अपनी जेब में रखते थे। काफी फ्रॉड इस एक्ट में, इस काम में हुआ था। देन इसी के बेसिस पे एक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी आई, दिस वाज द 4th प्रोग्राम। 5th वाज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 6th संपूर्ण ग्रामीण योजना, मतलब कुछ योजनाएं कुछ पर्टिकुलर गांव के लिए आती थी, कुछ पूरे ऑल इंडिया में रूरल सेक्टर के लिए आती थी। तो संपूर्ण मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, जो पूरे देश के ऊपर चले। समझ में आ गया बच्चों? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये क्या था सर? काम करेंगे, बदले में पैसा कम मिलेगा, खाना ज्यादा। तो मान लीजिए मैं कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हूं, मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है, मैं खेती करने के लिए गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि भाई गांव के लोगों को हम देंगे एम्प्लॉयमेंट, आप उनकी इनकम पे टैक्स माफ कर दीजिए, और जो हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट होगा उस पर जीएसटी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। इज दैट क्लियर? जब हम उसको पैकेट में भर के भेजें। कृषि श्रमिक योजना, ये क्या था? गांव वगैरह में जो लेबर चाहिए फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो यहां से आते हैं। कृषि श्रमिक योजना। ऑल 8 स्कीम्स अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ऑल 8 स्कीम्स अंडरस्टूड? चलिए, तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर मैंने ये मोदी जी तक सारी स्कीम बता दी। अगला था क्रॉप इंश्योरेंस, ये भी रिसेंट था, मतलब था पहले से बट एक्टिवेट नहीं था। फार्मर्स इसी वजह से सुसाइड करते थे, क्योंकि बेचारों को बहुत ज्यादा आमदनी तो होती नहीं थी, और अगर फसल खराब हो गई, अब कहां से लोन रीपे करें, तो दे यूज टू कमिट सुसाइड। 1985 में इसको लॉन्च किया था इंदिरा गांधी जी की सरकार ने उस जमाने में। 84 में खैर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, बट उससे पहले ये आ चुका था, जनता दल की भी गवर्नमेंट थी। उसके बाद इसको ज्यादा प्रोपोगेट नरेंद्र मोदी जी ने किया, 10 रुपए दीजिए, फसल बीमा करवाइए, तो अब किसान इज अश्योर्ड, हो जाए कुछ भी मेरी फसल को, मेरा नुकसान नहीं है, तो सुसाइड वगैरह खत्म हो गए। क्या हुआ? क्या लिखना है? छूट गया था? हाँ लिख लीजिए सारी स्कीम्स भाई। यस सर।
सबने कॉपी कर लिया? चलिए, तो क्रॉप इंश्योरेंस समझ गए। 2016 में इंडिया में इसको लॉन्च किया गया था, और ऐसी स्कीम इंडिया में आज से पहले नहीं थी, ये बोलना झूठ है। 1985 में भी ऐसी स्कीम लॉन्च हो चुकी है। तो जब मोदी जी आते हैं माइक पे कभी कभी थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं ना, ऐसी स्कीम आज तक नहीं आई, मैंने लॉन्च की है वो, तो इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। फालतू बोलेंगे तो लोग बेवकूफ नहीं है। मेरे वीडियो सबके पास रहते हैं, किताब सबके पास है, सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, प्रोपोगेट नहीं किया गया था उस जमाने में, क्यों? सरकार परेशान थी उन सीजन में, भाई लोगों को बचाओ, गरीबी बचाओ, इनको तो सिर्फ मार्केटिंग करनी है आज की तारीख में। सो नेचुरल कलामिटी से होने वाले लॉस को, या नेचुरल फायर से होने वाले लॉस को, हम इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत कंट्रोल करते हैं चिल्ड्रन। द प्रीमियम इज वेरी 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 लो, और अल्टीमेटली जहां पे प्रीमियम किसान नहीं दे पाता, कौन देता है? सम पार्ट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। और अगर फसल खराब हो जाए तो पूरा का पूरा पैसा किसको मिलेगा? फार्मर को मिल जाएगा। समझ में आ गया? और आपका पैसा कोई खाएगा नहीं। अगेन डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पैसा किसान के खाते में आएगा। किस खाते में? जो आधार एनेबल्ड अकाउंट होगा। इसीलिए आधार कार्ड को और बैंक अकाउंट को लिंक किया जा रहा था। गवर्नमेंट कहेगी इस आधार नंबर पे 500 रुपए भेज दो, बैंक वाले 500 रुपए आधार नंबर पे भेज देंगे। सर मान लीजिए हमारा आधार कार्ड लेके कोई और अकाउंट खुलवा ले, तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट होल्डर अकाउंट में वही रहेगा जिसका आधार होगा। ऐसा रहेगा क्या? अकाउंट्स के कि शाहरुख खान की बेटी है, फार्मर के नाम पे एक लैंड खरीद रहा है, हाँ, तो सब उससे क्या बेनिफिट होगा? नहीं, फार्मर के लैंड पे मतलब नाम पे लैंड कभी नहीं खरीद सकते। उन्होंने खुद ही लैंड खरीदा होगा, एग्रीकल्चर लैंड। फार्मर के नाम पे लैंड खरीदे तो इट इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन, ये तो फ्रॉड है। पैसे मेरे, और आपके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद दूं मैं और किराए पे दे दूं। आपकी उम्र 18 साल, काम आप कुछ करते नहीं, इनकम आपकी कुछ है नहीं। रेंटल इनकम मान लीजिए इस पे 2 लाख रुपए आ रही है, मैं अपनी नाम पे अगर प्रॉपर्टी खरीदूं तो रेंटल इनकम मेरे नाम पे होगी, मेरे को 20% का टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर। कुछ केसेस में 30% भी देना पड़ सकता है, और कुछ में 5 भी देना पड़ सकता है। मैं ये आपके नाम पे खरीद लूं, और आपकी कोई इनकम है नहीं, उम्र आपकी 18 साल से ऊपर है, तो पूरी रेंटल इनकम आपसे मैं कैश में ले लूं। इज दैट क्लियर? बैंक में पैसा डलवाऊं अपने किराएदार से, फिर आपसे कहूं जब पैसा निकालो और मेरे को दे दो, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है, इसमें जेल है। ऐसा कुछ नहीं होता। शाहरुख खान की बेटी ने अपने नाम पे ही एग्रीकल्चर लैंड खरीदा होगा, ये दिखाने के लिए कि उससे जो इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, बट उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बट तब नहीं लगता व्हेन शी इज अ फार्मर, वो फार्मर तो है नहीं। तो शाहरुख खान की बेटी बेवकूफ नहीं है, समझ में आ गया? और अगर उसने अपने पैसे लगाकर किसान के नाम पे जमीन खरीदी भी, गाएगी थोड़ा जाके मैंने ऐसा किया है, जेल हो जाएगी उसको, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ओके, चलिए डन दिस, समझ में आ गया? सो 2021 मार्च तक 99,000 करोड़ के इस तरह के क्लेम सेटल किए जा चुके हैं, और 28 करोड़ फार्मर्स इसमें कवर हो चुके हैं चिल्ड्रन। तो डेटा जरूर लर्न करिएगा, बिना डेटा के आईडी मार्क्स नहीं मिलेंगे। 22% क्रॉप्स जो हैं वो इस स्कीम के तहत इंडिया में एज ऑन 31 मार्च 2021 इंश्योर्ड हैं चिल्ड्रन। समझ में आ गया? मतलब अभी भी काफी फार्मर्स ने क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं कराया, और रीजन इसका ये है, क्रॉप का इंश्योरेंस बच्चों ज्यादातर उन एरियाज में होता है जहां पे रिस्क फैक्टर हाई है। जहां रिस्क फैक्टर हाई नहीं, वहां क्रॉप का इंश्योरेंस कराते भी नहीं है। याद रहेगा डेटा? पक्का? चलिए राइट डाउन नेक्स्ट चिल्ड्रन। प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए जहां से ये पता लगे कि भाई लोग चाहते क्या हैं देश की अच्छाई के लिए। सो काफी ढेर सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए। कहां पे? इन प्रोग्राम्स को हमने लॉन्च किया हर लेवल पे चिल्ड्रन। तो इसमें सबसे पहला है सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है पंचायती राज प्रोग्राम। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो एक एक करके इन प्रोग्राम्स की इंपॉर्टेंस समझते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है चिल्ड्रन, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर रूरल एरिया। आई रिपीट, फॉर द एंटायर रूरल एरिया। समझ में आ गया? और पंचायती राज जो है, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कहने का मतलब पंचायत के पास पावर होती है कि वो किस किसान को बोले कि भाई तुम इस प्राइस पे अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भेज दो। उस पंचायत की पावर को डाइल्यूट करें और किसानों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं,
जैसे आपके घर में सारे डिसीजन आपके दादाजी लें तो उसे बोला जाएगा व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। घर में सर्वसम्मति से सारी चीजें मानी जाए देन इट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल 12th में आप पढ़ेंगे। तो पंचायत की पावर को डाइल्यूट करना वाज इन पंचायती राज प्रोग्राम, और पूरे विलेज में बराबर से रूरल एक्टिविटीज का डेवलपमेंट हो, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रहेंगी दोनों बातें? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो इसी के साथ हमारे ये सारे के सारे एग्रीकल्चर पॉलिसीज एट अ ग्लांस चिल्ड्रन होते हैं समाप्त। कोई क्वेरी किसी की यहाँ पे? कबे जी कोई क्वेरी? पीपल इन द हॉट सीट, एनी क्वेरी? चलिए, No, sir. let's go.